हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जेनित्सु है और आज हम इस वीडियो में कुछ बातें करने वाले हैं। बातें हमारी फ्रैक्टल नेचर के बेस पे होंगी। मतलब अ, इस वीडियो में जो हमारा मेन मोटिव रहेगा कि हम फ्रैक्टल नेचर के हिसाब से उसके टाइम अरेंजमेंट को समझें, उसके टाइम अलाइनमेंट को समझें और कुछ फ्रैक्टल बेस्ड एंट्री पैटर्न्स हैं उनको समझें। और इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हम ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करते हैं उसका और किस तरह से यूज किया जा सकता है। मतलब काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन इसलिए करते हैं ताकि उनका स्टॉप लॉस छोटा हो सके। बट जब आप फ्रैक्टल के हिसाब से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो तो एक और यूज निकल के आता है रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक का, जो कि हम इस वीडियो में समझने का ट्राई करेंगे। और बाकी मैं कुछ पीवाई जोन्स भी आपको बताऊंगा जो मैं यूज करता हूँ और उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं बायस को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मतलब मैं जैसे फ्रैक्टल को देखता हूँ उस हिसाब से मैं बायस कैसे रीड करता हूँ, अ, वो चीज़ भी अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो शायद आप इन चीज़ों को या इन चीज़ों के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और हाँ, मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ें कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, एंट्री पैटर्न्स क्या होते हैं, ये टाइम अलाइनमेंट क्या है, अरेंजमेंट क्या है, इन या पीओआई क्या होते हैं, इन सारी बेसिक चीज़ों के ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो इन सारी चीज़ों को पहले से ही जानते हैं। हाँ, मैं आगे आने वाले वीडियोस में इन पे भी एक सेपरेट सेपरेट वीडियोस लेके आ सकता हूँ। बट फिलहाल आज मैं कुछ इस तरह से इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा या अपने चैनल के जो भी अ, ये बड़े वीडियोस हैं उनका स्टार्टअप कुछ ऐसे करना चाहता हूँ कि जो लोग इन सब चीज़ों को जानते होंगे वो जब ये वीडियो देखने के बाद चार्ट को देखें तो उन्हें पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लियर व्यू मिल पाए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बायस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स क्रिएट करके रखी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक प्राइस का मूवमेंट ड्रॉ करके रखा हुआ है जो कि एकदम सिंपल सा है। बट इस छोटे से डायग्राम की हेल्प से हम पूरे के पूरे बायस को एकदम इजी बनाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर गया फिर डाउन आया। डाउन आया तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कोई पीआई रहेगा। और मैं जो जिस हिसाब से प्राइस को रीड करता हूँ तो मेरे हिसाब से अगर प्राइस किसी पीओआई से निकल रहा है तो उसका टारगेट हमेशा कोई ना कोई लिक्विडिटी रहती है, या आप ऐसा बोल सकते हो उसका नियरेस्ट स्विंग उसका टारगेट रहता है। अगर प्राइस इस पीओआई पे आया है तो मेरे लिए इसका टारगेट क्या रहेगा, ये लिक्विडिटी। तो मैं अगर यहाँ से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं अपना ट्रेड यहाँ तक होल्ड करूँगा। तो प्राइस पीआई पे आया तो कहाँ पे गया, लिक्विडिटी पे। अगेन देखते हैं प्राइस पीआई पे आया तो प्राइस कहाँ पे जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है कि प्राइस लिक्विडिटी पे जाएगा। ओके, तो फिर चलो और आगे देखते हैं। प्राइस फिर से पीआई पे आता है और अब भी मेरा टारगेट क्या रहेगा, ये लिक्विडिटी। बट इस सिचुएशन में क्या हुआ कि इस लिक्विडिटी के पास पहुंचने से पहले ही बीच में क्या आ गया, एक और पीओआई आ गया। अब जब इस बीच में एक पीओआई आ गया तो अब हम कैसे कहेंगे कि प्राइस इस लिक्विडिटी तक जाएगा। अब क्या हम ये बोलेंगे कि प्राइस पीओआई से पीओआई तक जाता है, नहीं। अगर प्राइस किसी पीओआई से निकल रहा है तो हमेशा लिक्विडिटी की तरफ जाता है। तो अब जब बीच में पीओआई आ गया तो हमें ये नहीं समझना है कि ये पीओआई अब इसको पूरा रिवर्स ही कर देगा, नहीं। जब प्राइस इस पीओआई पे आया तो इसका टारगेट क्या हो गया, ये लिक्विडिटी, सिंपल सा। लेकिन जब प्राइस डाउन आ रहा था, ये बोलूं
चलो इसको थोड़ा सा और इजी करता हूँ। प्राइस अप गया, डाउन आया एक पीओआई पे। अब इसका टारगेट क्या था, ये लिक्विडिटी, बट इस लिक्विडिटी के पास पहुंचने से पहले ही क्या आ गया, एक पीओआई। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आपको दिखे, जब भी किसी पीओआई और लिक्विडिटी के बीच में कोई और पीओआई आए, तो उसे आपको सिर्फ एक हर्डल की नज़र से देखना है। तो मतलब मेरे इस पीओआई और इस लिक्विडिटी के बीच में का क्या आ गया, एक हर्डल। और अगर मुझे इस हर्डल को ब्रेक करके इस लिक्विडिटी तक जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब अगर प्राइस चाहता है इस लिक्विडिटी को डन करना, तो जब वो इस हर्डल के पास जाएगा, तो अपने लिए एक सपोर्ट भी क्रिएट कर लेगा, ताकि वो प्राइस वापस से रिटेस्ट करे और वापस अपने टारगेट तक जा सके। और सेम वैसा होता भी है, प्राइस उस हर्डल को टैप करता है, अपने लिए एक सपोर्ट क्रिएट करता है, और फिर यहाँ पे कोई पीओआई नहीं होने के कारण ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी इसके टारगेट बन जाते हैं और प्राइस ऊपर चला भी जाता है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, और फिर से प्राइस क्या करता है, पीओआई पे आया, और फिर से मेरा टारगेट क्या रहेगा, ये लिक्विडिटी। बट फिर से क्या हुआ, इस लिक्विडिटी के पहले क्या आ गया, एक हर्डल। और जब ये हर्डल आया, तो यहाँ पे कोई पीओआई था ही नहीं। मतलब जब प्राइस यहाँ से गिरेगा, तो ये इसे रोकने के लिए यहाँ पे कुछ था ही नहीं, या ये कहें कि इस पीओआई से इस लिक्विडिटी तक जाने के टाइम प्राइस ने अपने लिए कोई सपोर्ट क्रिएट ही नहीं किया। तो प्राइस क्या करेगा, जब इस पीओआई पे आएगा तो उसका भी तो टारगेट होगा, और उसका टारगेट क्या होगा, ये लिक्विडिटी। तो प्राइस क्या करता है, अपना ये लिक्विडिटी डन कर देता है, और यहाँ पे भी जो भी जोन्स थे वो टैप हो चुके थे, इसलिए प्राइस शार्पली फॉल कर जाता है, और फिर अपने लिए सपोर्ट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, और फिर से कहाँ पे आता है, पीओआई पे। और जब पीओआई पे आएगा तो कहाँ पे जाएगा, लिक्विडिटी पे। और इस तरह से प्राइस रिवर्सल भी कर गया, कंटिन्यूशन भी कर गया। और हम जब इस तरह से प्राइस को रीड कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिंपल भी लग रही हैं। और ऐसे ही हमें बायस देखने रहते हैं। बायस का और ज़्यादा बड़ा लॉजिक लगाने, बायस के लिए और बड़ा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी बहुत ट्राई किया, मैंने ओपन फ्लोट्स वगैरह भी मार्क करके ट्राई किया, बट उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत है नहीं बायस को। हमें बस हाई टाइम फ्रेम पे ये सिचुएशंस फाइंड करनी है, और उसके हिसाब से टाइम अरेंजमेंट देखना है, टाइम अलाइनमेंट देखना है, और अपना इंट्राडे स्विंग का ट्रेड मार के निकल लेना है मार्केट से। तो हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लग रही हो, या ना भी, मुझे नहीं पता, या हो सकता है बहुत से लोग ये सारी चीज़ें पहले से ही जानते हो, बट जो लोग नहीं जानते थे या जिन्हें ये चीज़ें समझ में आई, वो इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसी पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और हो सकता है मुझे, हाँ, यहाँ गोल्ड पे एक ट्रेड भी शायद मिल जाए, बट अब देखेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे कुछ, मैंने बहुत सारे लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। अ, अब देखते हैं क्या होता है, अगर मिलता है तो देखेंगे, नहीं मिलता तो देखेंगे। फिलहाल अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो हो सकता है, तो मैं ये मान के चलता हूँ आपके बायस क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम आ सकते हैं फ्रैक्टल के टाइम अरेंजमेंट पे। तो एक चीज यहाँ पे और देखो, जब प्राइस इस पीओआई पे आया, तो हो सकता था ये प्राइस पीओआई ब्रेक भी हो जाए, या ये भी हो सकता था कि ये वर्क ही ना करे, डायरेक्ट प्राइस यहाँ पे चला जाए। बट हर बार मैंने यही कहा कि इस पीओआई पे आया है, तो अब इस लिक्विडिटी पे जाएगा। तो उस सिचुएशन में भी आपको देखना है, 10 या शायद 9 में से 7 बार ऐसा होगा कि जब भी कोई प्राइस पीओआई पे आएगा, तो पीओआई पे आने के बाद क्या होता है प्राइस में, जब भी प्राइस, ये एक पीओआई है, और प्राइस जब इस पीओआई पे आया तो क्या करता है, पहले डिस्प्लेसमेंट देता है, फिर पुल बैक देता है, और फिर उस लास्ट पीओआई से क्या करता है, कंटिन्यूशन करता है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और पुल बैक की प्रोसेस हमेशा करता है जब किसी वैलिड पीओआई पे आता है। अगर वो पीओआई वर्क करना है, उस पीओआई को वर्क करना है, तो वो
डिस्प्लेसमेंट ज़रूर देता है, समझ गए ना? तो अगर हमें ये भी देखना है कि एपीवाई वर्क करेगा भी कि नहीं, ये भी माइंड में आता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट, पुलबैक और कंटिन्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, अब जिसे नहीं पता उसके लिए तो मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, बट जिन्हें डिस्प्लेसमेंट, पुलबैक और कंटिन्यूएशन का लॉजिक पता है, वो लोग इस पीवाई पे जब भी प्राइस आए तो ये वर्क करेगा या यहाँ से मैं कूदना है या नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट, पुलबैक और कंटिन्यूएशन वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे वायलेट पीवाई समझ सकते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे, जो कि है, जिसमें से पहले है हमारा फ्रैक्टल का टाइम अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आप बहुत सारे टाइम्स देख सकते हैं, जो सेकंड्स के हैं, मिनट्स के हैं, डेज के हैं, फिर ये रेंजेस हैं। तो अब कोई डेली का चार्ट देख रहा है तो उसे कौन से टाइम फ्रेम में रिफाइन करना चाहिए, फिर कौन से टाइम में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ डेली का और सॉरी सिर्फ डेली का प्राइस देख के, मतलब डेली का चार्ट देख के उस पे ट्रेड्स करेंगे, जैसे कि मैं बताऊं कि हाँ, मान लो ये एक पीआई था और यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो ना तो स्टॉप लॉस सही से मिलता है, ना टारगेट्स अच्छे मिलते हैं, इसलिए हमें अपने स्टॉप लॉस को छोटा करने और टारगेट को बड़ा बनाने के लिए टाइम अरेंजमेंट्स का अच्छे से यूज करना आना चाहिए। तो वही हम समझते हैं यार, मुझे नहीं पता कि मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि नहीं, बट कोशिश कर रहा हूँ यार, तो समझ लेना। तो हम टाइम अरेंजमेंट थोड़ा सा समझते हैं। तो मैंने एक क्या बोलते हैं इसको, सारणी हिंदी में, तो ये मैंने एक क्रिएट करके रखी है जो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि अगर हम मंथ के चार्ट पे हैं, ओके, यहाँ पे मंथ लिखा है, अगर हम मंथली चार्ट पे अ, कोई पीवाई मार्क कर रहे हैं, तो उस पीवाई पे हमें डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम फ्रेम में देखनी पड़ेगी, डेली के टाइम फ्रेम में। मतलब अगर मंथली पीवाई है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमें किस पे देखने को मिलेगा, डेली पे। और उसका पुल बैक किस किस टाइम फ्रेम की वजह से आ सकता है, या तो मंथली की वजह से ही या फिर वीकली की वजह से। मतलब मंथली चार्ट का कोई पीवाई है और वहां से प्राइस निकल रहा है, तो उसमें पुल बैक देने वाला या तो खुद मंथली होगा या फिर वीकली होगा। और वो पुल बैक एंड कहाँ पे होगा, उसके लिए डेली का लास्ट पीवाई, मतलब समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट का लास्ट पीवाई। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा हो। और डिस्प्लेसमेंट से ही अगर हमें पकड़ना है, मतलब मंथ का पीवाई है और उसकी डिस्प्लेसमेंट किस में आएगी, डेली में आएगी, तो डेली में एक पीवाई बनना मतलब एक अच्छा खासा मूव आएगा ना। तो अगर हम सीधा डिस्प्लेसमेंट से ही उसे कैप्चर करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट मंथ का पीओई देख के फोरेज में भी एंट्री प्लान कर सकते हैं, बट ये बहुत हाई रिस्क की ट्रेड हो जाएगी, हाई रिस्क की ट्रेड हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इसे अवॉइड ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें मंथ का पीओई है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट डेली में देखनी है, उसके पुल बैक जोन्स या तो मंथ के होने चाहिए या फिर वीक के होने चाहिए। हम डेली के अगर पीओई अगेंस्ट में आ रहे हैं तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो अगर वैसे ही सेम अगर वीक का पीओई है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलेगी फोरेज में। उसके पुल बैक्स आ सकते हैं या तो वीकली से ही या फिर डेली की वजह से। सेम डेली में अगर हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो हमें 1H देखना पड़ेगा, उसके पुल बैक्स या तो डेली की वजह से या तो 4H की वजह से आ सकते हैं। तो ये इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके इसे अच्छे से देख लें। और मैंने आपको ऐसे समझा दिया है, बाकी आपको जब मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो ये हो गया फ्रैक्टल का टाइम अरेंजमेंट।
मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट लिखा हुआ है, ये मेरी सोच के हिसाब से लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा है आगे चल के समझ में आ जाएगा, बट फिलहाल के लिए आपको इसे समझना है, टाइम का अरेंजमेंट है ये, फ्रैक्टल के हिसाब से ये टाइम का अरेंजमेंट है, नॉट अलाइनमेंट। ओके, तो अब हम फिर से चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं कोई रैंडम चार्ट मार्क करके, सॉरी, कोई सा भी एक चार्ट ले लेता हूँ। मैंने थोड़ी बहुत जब बैक टेस्टिंग की थी तो यूरोएसडी पे की थी, तो मुझे लगता है यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकती है, तो मैं इस पे ट्राई करूँगा। तो मैं सीधा चलता हूँ मंथ के चार्ट पे, मंथ से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको टाइम अरेंजमेंट समझा देता हूँ, बाद में हम टाइम अलाइनमेंट पे जाएंगे, और या फिर बायस को ही मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बायस को लेके चीज़ें। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा, बस लॉजिक समझे कि देखो, ये एक पीआई था, प्राइस यहाँ पे आया तो इसका टारगेट क्या हो गया होगा, ये लिक्विडिटी। ओके, अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे भी तो पीआई था ना, और इस पीआई का भी टारगेट क्या होगा, ये लिक्विडिटी। कह सकते हैं ना भाई, बिल्कुल कहेंगे, इस पे प्राइस आया है तो इसको यहाँ तक जाना चाहिए। पर मैंने आपको बताया कि इस पीवाई से प्राइस निकला है तो यहाँ तक आ सकता है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बट उसके लिए उसे ये हर्डल क्रॉस करना पड़ेगा, और इसके इसे क्रॉस करने के लिए इसे यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए, वरना यही सिनेरियो एकदम उल्टा हो जाएगा, प्राइस इस पीवाई पे आया तो उसका टारगेट ये लिक्विडिटी हो जाएगी। ओके, तो आप शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया बायस को लेके। अब हम हमें समझना था फ्रैक्टल का टाइम अरेंजमेंट। ओके, तो ये क्या हुआ, एक मंथ का पीवाई है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर मंथ का पीवाई है तो उसका, अरे इसको ऑन करके रखता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, वैसे साइड में कर लेता हूँ, और छोटा कर लेता हूँ। ओके, ये अंदर नहीं जा सकता क्या, अब यार, हाँ ये सही है। तो मैंने क्या बोला, अगर मंथ का पीओई, ये मंथ का पीओई है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमें डेली में दिखेगी, और उसके पुल बैक्स हमें मंथ और वीक में देखने को मिलेंगे। तो हमने पहले पीओई मार्क कर लिया। अब इसका पुल बैक कहाँ से आ सकता है, मंथ में कोई पीओई नहीं है, पर क्या है, ये लिक्विडिटी, मतलब इसका पुल बैक कहाँ से आ सकता है, इस लिक्विडिटी की वजह से मंथ के चार्ट में पुल बैक आ सकता है। ओके, तो हमने पुल बैक जोन मार्क कर लिया, हमने एक पीओई मार्क कर लिया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, कहाँ पे देखने को मिलेगी, मंथ का डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है डेली में, तो हम कहाँ पे जाएंगे, मंथ से सीधा हम चले जाएंगे डेली में। ओके, अब मैं आ गया डेली में, और जब आप डेली में आओगे तो आपको क्या देखने को मिला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक पीओई, और इसको ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कोई भी पीओई टैप होते ही अगर प्राइस एक पीओई क्रिएट कर देता है तो उसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो जिसे नहीं पता हो शायद। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये पीओई क्या है, वैलिड है। अब इस पे अ, अब डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट का लास्ट पीओई कौन सा है, यही है, तो हमारी ट्रेड क्या बन जाएगी, ये हमारी ट्रेड हो जाएगी। अब ट्रेड कैसे लेनी है वो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। और हमने पुल बैक जोन क्यों मार्क किया था, क्योंकि हमें पता है प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है अच्छा खासा, तो हम इसे इसलिए मार्क करते हैं ताकि हमारे टारगेट्स यहीं तक ही रखें हम। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से आपकी ट्रेड होती, और ये आप मंथ के हिसाब से एक ट्रेड कैप्चर करने में कामयाब, अरे क्या बोल रहा हूँ, छोड़ो। तो यहाँ से आपको मंथ के हिसाब से एक ट्रेड मिल जाती है। ओके, तो ये हो गया मंथ के हिसाब से। अब मैं एक एग्जांपल आपको वीक के हिसाब से ले लेता हूँ, तो मैं इसी में ही चला जाता हूँ कहीं पे वीक के चार्ट पे। और अब ऐसा नहीं है कि मैं इस
पीओई से बताना नहीं चाहता, ये फिर ये ब्रेक क्यों हुआ, ये क्यों नहीं बता रहा, मैं वैसे ही पीओई क्यों मार्क कर रहा हूँ जो जहाँ से प्राइस गिरा ही है या फिर ऊपर आया ही है। तो उसका सिंपल सा रीजन है, मैं इन सब पे भी बात कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो इजीली आपको समझ में आ जाए। फिर आप वो सारी चीजें यहाँ पे भी अप्लाई करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये पीओआई था। तो यहाँ से जब यहाँ पे प्राइस आया तो उसका टारगेट भी हम ये रखते हैं, बट क्या यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया? तो अगर आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट आया ही नहीं था। और चलो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया भी था, आपने ट्रेड ली भी थी, तो मैंने कहा 9 में से 7 बार ऐसा होगा कि ये वर्क करे, बट 2 बार शायद ना भी करे। ये कोई कंफर्म नहीं रहता, ये 50-50% के चांसेस रहते हैं मार्केट में। तो वैसा नहीं सोचना रहता। ओके, तो अब फिलहाल मैं बस अरेंजमेंट समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे अब वीक के हिसाब से समझो। तो अब हम वीक का चार्ट देख रहे हैं, तो वीक का ये पीवाई है, और वीक में अगर कोई पुल बैक आ भी सकता है, तो अगर यहाँ से प्राइस निकलेगा तो ये एक पीवाई था जो कि टैप ही हो गया। तो ये एक लिक्विडिटी है जहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, बाकी इसमें तो कुछ है नहीं। दूसरा, इसका पुल बैक किस में देखने को मिल सकता है? डेली में। तो डेली में क्या है? ये एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये क्यों मैं मार्क कर रहा हूँ आपको आगे समझ में आएगा, पर छोड़ो, फिलहाल हम इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, ये मैंने पुल बैक का जोन फाइंड कर लिया, मैंने वीकली में एक पीओआई मार्क किया, मैंने एक पुल बैक का जोन मार्क किया। अब यहाँ पे देखो, वीक का पीओआई है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमें किस में देखने को मिलेगी? फोरेज में। उसके पुल बैक या तो वीक से या तो डेली से आ सकते हैं, तो हमने सब कुछ मार्क कर लिया। ओके, तो अब हम बात करते हैं, अब हम आएंगे सीधा फोरेज के चार्ट पे। अब हम देखेंगे कि क्या हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट मिली। तो हाँ बिल्कुल, जब प्राइस ने इस पीओआई को टैप किया तो उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया। और जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, मतलब हमें पता चल गया कि हाँ, इस पीओआई में कुछ तो दम है। ओके, तो ये हमने जोन मार्क किया था ना पुल बैक का। तो अब हम अगर यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं, ओके, मिल जा भाई, भौकाल बनानी है थोड़ी सी। हाँ, तो ये हमारी ट्रेड होती, और यही तक का हमारा टारगेट होता, एक 1:2 की ट्रेड। या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा और देखते तो, हाँ, ये एक पुल बैक जोन, ओ सॉरी यार मैंने गलत किया। हाँ, तो ये आपका इसका जो 50% रहता है वो लिया जाता है मिटिगेशन का। तो अब ये आपका ट्रेड रहता है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाता? 1:4 आराम से मिल जाता, समझ गए? तो अब आपने किसका किसका देख लिया? आपने मंथ का देख लिया, आपने वीक का देख लिया। अब मंथ का हो गया, वीक का हो गया, हम डेली का भी एक बार समझ लेते हैं। डेली का पीओए होगा तो उसका पुल बैक डेली से या फोरे से आ सकता है। उसकी एंट्री में, सॉरी, उसका डिस्प्लेसमेंट हमें 1 एज का देखने को मिलेगा, और 1 एज के लास्ट पीओए से हम एंट्री करते हैं। बेसिक चीज़ है जो आप, तो अब मैं डेली का भी कोई अच्छा एग्जांपल अगर मिल रहा है तो देख लेता हूँ। तो हाँ, यहाँ से प्राइस आराम से गिरा है, तो देखो प्राइस कहाँ पे आया? ये एक डेली का पीओआई, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको? तो अगर किसी पीओआई से प्राइस निकल रहा है तो वो कहाँ जाएगा? लिक्विडिटी पे। तो हमने बायस मार्क कर लिए। अब अरेंजमेंट देख लेंगे, डेली का पीओआई है तो उसका पुल बैक कहाँ से आ सकता है? डेली से। तो डेली में तो सिर्फ यही एक लिक्विडिटी है, मतलब और कुछ तो है नहीं। तो दूसरा कहाँ से आ सकता है? फोरेज से। तो हम फोरेज में भी जाएंगे। तो फोरेज में हमें क्या मिला? ये एक पीओआई, यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। दूसरा अगर आया भी तो यहाँ से आ सकता है। ओके, तो ये हमारे, सॉरी क्यों डिलीट हो गए, ये हमारे दो पुल बैक के जोन्स हो गए। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी है डेली की पीओआई पे, तो हम आ गए यहाँ मैनेज के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हमें क्या मिल गई? डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम क्या करेंगे? हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गई, प्राइस जब इस, अरे यार क्यों,
ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब मैं इसे ऐसे क्यों मार्क कर रहा हूँ, उसकी भी एक अलग वजह है। अब ये हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। अब जब हम एंट्री पैटर्न समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप यहाँ पे होते तो ट्रेड क्यों नहीं लेते। मैं तो नहीं लेता, क्योंकि अगर आप देखो तो इस पीआई पे कोई भी हमें रिजेक्शन कैंडल या फिर कोई भी रिजेक्शन के साइन नहीं दिख रहे। और अगर हमें कोई रिजेक्शन ही नहीं मिल रहा तो हम क्यों ट्रेड लेंगे भाई। सिंपल सा लॉजिक होता है। बट चलो ठीक है, मान लो आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं और आपका लॉस हो भी गया। मैं मान के चलता हूँ आपने यहाँ पे ट्रेड ली, ये आपका टारगेट था, आपने एक लॉस ले लिया। ओके, तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे मेरा लॉस हो गया तो अब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ के ऊपर ही चला जाएगा। हमें बस वेट करना है एक सेकेंड डिस्प्लेसमेंट का, और जैसे वो हमें मिलता है हमें अपनी ट्रेड लेनी है, अपना स्टॉप लॉस लगाना है और चुपचाप होल्ड करना है। तो देखो आपको 1:2 की यहाँ पे ट्रेड थी, आपका एक लॉस हुआ, बट वही सिंपल सा आपको कवर हो गया। और अगर आप अच्छे से मार्केट के एनालिसिस करते तो आपको देखो एक और एंट्री भी यहाँ से मिल जाती है। जब डिस्प्लेसमेंट के बाद एक नया पुल बैक आया यहाँ पे, और ये जब दूसरा पीआई मिला तो अब ये ट्रेड आपकी बहुत अच्छी खासी चलती, क्योंकि आपको पता है पुल बैक डन हो चुका है, हमारे पास दूसरा पुल बैक का जो ये है। तो ऐसे रिकवरी की जाती है अपने ट्रेड्स की। ओके, तो अब ये सब मैं डिलीट करता हूँ, डेली पे आता हूँ। अब मैंने अपने साइड से टाइम अरेंजमेंट को अच्छे से समझाने की कोशिश की। मैंने मंथ का समझा दिया, मैंने वीक का समझा दिया, मैंने डेली का भी समझा दिया। और हाँ, मैंने सारे सिंपल सिंपल समझाए हैं, कॉम्प्लेक्स वालों पे अभी नहीं गया हूँ। वो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आता है, आप कमेंट्स करते हैं कि हाँ नहीं मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा करके कुछ भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके बिहेवियर से कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, तो मैं इन मिड टाइम फ्रेम और इस लोअर टाइम फ्रेम में घुसने का ट्राई करूँगा, आपको समझाने का कोशिश करूँगा। पर फिलहाल ये आपके लिए टास्क रहेगा कि आप इस अरेंजमेंट को, ओके, अरेंजमेंट को अच्छे से प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें। अगर और बायस को जैसा मैंने समझाने का ट्राई किया उससे उस पर प्रैक्टिस करने का कोशिश करें और देखें कि क्या रिजल्ट्स, क्या सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ रही। देखो, हमेशा जब भी किसी चीज़ की शुरुआत की जाती है एकदम छोटे से की जाती है। एक बेसिक यूआई शायद बोलते हैं उसको, जब हम कोई ऐप क्रिएट करते हैं वैसे की जाती है। जैसे कि मुझे लगता है कि एपीआई है तो उसका टारगेट क्या होगा, लिक्विडिटी, तो मैं यही मान के चलूंगा। बाई चांस प्राइस ऐसा करता है कि इस पीआई से वापस यहाँ पे आ जाता है, तो मैं उस ये नहीं सोचूंगा अरे साला ये सिस्टम ही खराब है, छोड़ो कुछ और सुन ढूंढते हैं। नहीं, मैं एरर्स फाइंड करूंगा, ये मेरे लिए एक एरर रहेगा मेरे सेटअप का। तो मैं अपने सेटअप को एरर्स, मतलब अपने सेटअप से एरर्स हटाऊंगा या अपना सेटअप ही चेंज कर दूंगा। नहीं भाई, मैं एरर्स जो क्रिएट हो रहे हैं उन्हें समझूंगा, उन्हें इरेज करने का ट्राई करूंगा, ना कि अपना सेटअप चेंज करूंगा। ओके, तो ऐसा ही ट्राई किया जाता है हर एक सेटअप या हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसे ही यूज किया जाता है। मैं तो मतलब ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही सीखा हूँ। बाकी गोल्ड तो एंट्री देने के मूड में अभी फिलहाल नहीं, देखेंगे, छोड़ो छोड़ो। बाकी तो मैंने बायस अच्छे से क्लियर किए मेरे हिसाब से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बायस अच्छे से क्लियर किए। और हाँ, अगर आपके माइंड में ऐसा लग रहा हो कि मैं किसी से या किसी का कॉन्सेप्ट कॉपी करके खुद का नाम जोड़ रहा हूँ, तो मैं पहले ही बता दूँ, मैं गौड़िया सर का स्टूडेंट हूँ। और मैंने एमएस ट्रेडिंग से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। शायद मेरे बायस उनसे बिल्कुल मैच कर रहे हो, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें उसमें अपने हिसाब से ऐड की और बाकी सारी चीज़ें उनसे ही ली हैं। और जो पूरा फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट है वो मैंने मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड से सीखा है। तो हाँ, या ये बोल सकते हो समझा है, मैंने सीखा बहुत जगह से पर समझाया उन्होंने ही अच्छे से। तो मैं कोई किसी का क्रेडिट नहीं ले रहा, मुझे मैं बस
अपनी नॉलेज के हिसाब से या अपनी एक्सपीरियंस जर्नी के हिसाब से चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, बट मैं किसी को पढ़ा नहीं रहा, ओके। तो बस समझो और देखो कैसा लग रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा टाइम अलाइनमेंट भी आपको समझा देता हूँ कि टाइम अलाइनमेंट अच्छा आखिरकार क्या होता है, अरेंजमेंट और अलाइनमेंट में अंतर क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब इसमें घुसते हैं तो वो ऐसा ही बोलते हैं कि डेली का ऑर्डर ब्लॉक है तो 1H में जाओ, ये टाइम अलाइनमेंट हो गया। बट मुझे ऐसा लगता है टाइम अरेंजमेंट को वो टाइम अलाइनमेंट बोल रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि टाइम अलाइनमेंट क्या होता है तो उस पर थोड़ा सा, आप क्या नेटवर्क बैठ गए भाई। हाँ, बाकी सॉरी अगेन, मेरी वॉइस शायद अच्छे से ना आ रही हो, नॉइस आ रही हो, या फिर अरे चल जा भाई, वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो तो उसके लिए सॉरी। इन सब चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ फिलहाल। तो टाइम अलाइनमेंट समझते हो, ओके। तो मैं फिर से आ जाता हूँ मंथ के चार्ट पे। अब बहुत ही इजी तरीका है, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि टाइम अलाइनमेंट क्या होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मंथ का पीओआई मार्क कर लिया, ओके। तो ये मेरा मंथ का पीओआई हो गया। अब यहाँ से अगर प्राइस निकल रहा है तो प्राइस कहाँ पे जाएगा, अगर मैं देखूँ तो उसके पास सबसे नियरेस्ट लिक्विडिटी कौन सी है, ये। और अगर वो और नीचे जाना चाहे तो फिर बहुत दूर तक जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मिटिगेशन का 50% का एरिया है, ओके। तो फिलहाल पीवाई से निकल रहा है तो कहाँ पे जाएगा हमें पता चल गया, इस लिक्विडिटी तक जाएगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से एक ट्रेड प्लेस की, ओके। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक। अब इस पूरी जर्नी में, मतलब प्राइस इस पीवाई से इस लिक्विडिटी तक जब तक आ नहीं जाता तब तक हमें वो पीवाईज फाइंड करने हैं जो इस डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहे हो, और उससे ही हम एक अलाइनमेंट बना पाएंगे टाइम का। मतलब हमने पहले मंथ में तो एक ट्रेड प्लेस कर दी, अब उसके बाद कौन सा टाइम फ्रेम आता है, वीक का। तो अब हम अगली ट्रेड कहाँ से ट्राई करेंगे, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ तक भी प्राइस मंथ के हिसाब से जा सकता है। तो अब वीक के हिसाब से अगर मैं अलाइनमेंट देखूंगा तो क्या देखूंगा कि हाँ भाई ये एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। अब यहाँ से प्राइस निकलेगा तो वो किसकी डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, मंथ की। मतलब अब मेरे मंथ की डायरेक्शन के साथ कौन अलाइन हो गया, वीकली। मतलब अब वीकली भी, अब जितने भी वीकली के पीआई मिलेंगे मुझे जो मंथ की डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहे होंगे, उनको मैं क्या बोलूँगा कि अब मेरा टाइम मंथ के हिसाब से, मेरा वीक का टाइम मंथ के हिसाब से अलाइन हो गया। और जब आप ऐसे अलाइनमेंट वाले पीओआई से या जोन से ट्रेड करते हो तो उसकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ओके। तो अब ये हो गया मेरा वीक, यहाँ से अलाइन हो गया। अब अगर मान लो इस लेग में कोई वीकली पीओआई ना होता, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये वीकली पीआई था, तो हमें यहाँ से वीक में ट्रेड मिल गई। बट अब तो वीकली में कोई पीआई है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना डेली अलाइन कर लूँगा, किसके साथ, मंथ के साथ अपने डेली टाइम फ्रेम को भी अलाइन कर लूँगा, ओके। तो मैंने क्या किया, अपने मंथ के हिसाब से डेली को भी अलाइन कर लिया, और फिर मैं, फिर हमारी कुछ ट्रेड्स ऐसे बनेंगी। अब ये हमारी डेली के हिसाब से हो गई, ये हमारी वीक के हिसाब से होती, ओके। ये हमारी वीक के हिसाब से होती, ये ट्रेड भी हमारी वीकली के हिसाब से हो गई, ओके। मैं जैसा, हाँ ये मेरी वीक के हिसाब से हो गई, और ये जो मेरी ट्रेड होती वो मेरी मंथ के हिसाब से होगी, ओके। ये हमारी मंथ के हिसाब से ट्रेड होगी। तो अब हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अरे यार छोड़ो।
अब हाँ चलो, मैं थोड़ा सा इसमें फोरेज में भी घुस जाता हूँ। ओके ठीक है, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। अभी हमारा डिलीट डिलीट नहीं। अब ये एक जगह थी, कौन सी, ये यहाँ पे डेली में तो कोई पीओई नहीं है ना, तो हम अपना फोरेज अलाइन कर लेंगे किसके साथ, मंथ के साथ। और जब आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे कि ये रहा फोरेज का पीओई, वर्क कर रहा है ना, कितने अच्छे से वर्क कर रहा है ना, वर्क कर रहा है ना, ये भी वर्क कर रहा है ना। मतलब अलाइनमेंट देख रहे हो भाई कितना पावरफुल है। हमने फोर एज को अलाइन कर लिया किसके साथ, मंथ के साथ। और उसकी एक्यूरेसी कैसी दिख रही है, मतलब अगर आप यहाँ पे ऐसे घुसोगे और उम्मीद करोगे कि हमारा प्रॉफिट हो जाए या हमारी ट्रेड विन हो जाए, तो कोई लॉजिक कोई सेंस नहीं बनता भाई। एक बार अलाइनमेंट समझ गए, अरेंजमेंट समझ गए, फिर आप कोई सा भी जोन मार्क करोगे वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। देख रहे हो, मतलब कुछ कोई ऐसा पीओई आपको दिख रहा है लास्ट, जो लास्ट पीओई, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेक ही नहीं हुए होंगे, होते हैं भाई। बट देखो, एक बार आप अलाइनमेंट समझ गए तो चीजें कैसे वर्क करने लगती है। ओके, तो ये रहा हमारा। अब मैं 1H 15 मिनट 30 मिनट में नहीं जाऊंगा, वहां पे भी चीजें ऐसे ही चलती हैं। थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि जितना लोअर टाइम फ्रेम में आप जाओगे उतना मैनिपुलेशन में ज्यादा फंसोगे। बट 4H तक मैंने आपको समझाया कि मंथ के साथ आपको कैसे 4H को भी, मतलब आप लोग कैसे 4H को भी अलाइन कर सकते हैं और उससे अच्छे खासे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, मेरा मुंह सूख रहा है भाई, पहली बार किसी को ऐसे समझा रहा हूँ। तो अरे यार, ये इसको क्या हो गया, मेरी, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, दिखने में अच्छा लगेगा। तो अब, अरे यार अब हमने समझ लिया बाय, समझ लिया हमने फ्रैक्टल का टाइम अरेंजमेंट, समझ लिया हमने टाइम अलाइनमेंट, समझ लिया। अब मैं फ्रैक्टल का थोड़ा सा एंट्री पैटर्न आपको समझा देता हूँ, जो मैं यूज करता हूँ। तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो, प्राइस, मान लो ये कोई पीवाई है, चलो हटो, यहाँ पे नहीं जाएंगे भाई, इसको नहीं छेड़ते। हम अपने इस पे जाते हैं, ड्राइंग वाले पे। तो सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, हाँ सॉरी भाई, सॉरी। तो हमें क्या समझना है, एंट्री पैटर्न के, तो हम इस पे अपने ड्राइंग वाले पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे थोड़ी सी। तो मान लो ये कोई पीओई है, प्राइस, ये मान लो ये डेली का पीओई है। मैं इस पे लिख देता हूँ 1 मिनट, ताकि थोड़ा क्लियर रहे। ये क्या है, डेली का पीओई, डेली का। ओके, इसको मैं टॉप पे कर देता हूँ। ये डेली का पीओई है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमें किस में देखने को मिलेगा, 1H में। इस, तो प्राइस कुछ ऐसा जा रहा था, 1H के लास्ट पे से में ट्रेड लेनी रहती है। ओके, तो ये प्राइस आ गया पीवाई पे। ये कौन सा टाइम फ्रेम है, ये 1H है। ओके, मैं इस पे भी लिख देता हूँ, ये जो चार्ट है हम देख रहे हैं 1 आवर पे। ओके, 1 आवर पे हम ये चार्ट देख रहे हैं, प्राइस डेली के पीवाई पे आया है। अब यहाँ से डेली में क्या, हमें 1H में क्या देखने को मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं डिस्प्लेसमेंट भी मार्क कर देता हूँ, ये आ गई डिस्प्लेसमेंट। ओके, थोड़ा गंदा दिख रहा है, चलो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। डिस्प्लेसमेंट आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक पीओई बनेगा। अब ये पीओई कौन सा, 1H का पीओई है। ओके,
तो जब प्राइस वापस से कहाँ जाएगा इस 1H के पीओई पे, तो हम या तो डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस है ना भाई। या तो हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं कुछ ऐसे जो भी हमारे टारगेट्स हो, या फिर यहाँ पे अगर थोड़ा स्मार्टली और रिस्क के साथ आप जाना चाहते हो और अपना रिस्क रिवॉर्ड और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, टाइम अरेंजमेंट का अगेन यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपने पहले तो यहाँ पे यूज किया, आपने डेली पे 1H का डिस्प्लेसमेंट देखने का ट्राई किया वो टाइम अरेंजमेंट यूज करके। तो अब आप क्या कर सकते हो, 1H में भी वैसी चीजें कर सकते हो। मतलब अब जब 1H का पीवाई है तो उसका डिस्प्लेसमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा 5 मिनट में। तो 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट देख के आप और ज्यादा स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हो बिना ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किए, समझ गए। तो अब आप जब यहाँ आए, आपको क्या देखना है, आपको चले जाना है 5 मिनट में। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर समझाने का ट्राई करता हूँ। तो ये 1H का पीओई है, ओके। तो ये 1H का पीओई है। अब यहाँ पे प्राइस को हम देख रहे हैं 5 मिनट में, तो 5 मिनट में क्या होना चाहिए, प्राइस ऐसे आए। अब उसने प्राइस ने इसको इस पीओई को टैप किया, टैप करते हुए ही क्या करे, डिस्प्लेसमेंट दे। और डिस्प्लेसमेंट के साथ ही क्या होना चाहिए, एमएसएस। एमएसएस बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो इस एमएसएस से मेरा मतलब है वो अपने लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक करे, ओके। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हो ना आप, मैं बोल रहा हूँ कि जब प्राइस ऐसा आए तो वो अपना लेफ्ट साइड का स्विंग ब्रेक करना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे ऐसे सोचोगे कि हाँ, इसको मैं डिलीट करके और समझाऊँ। बहुत सारे लोग एमएसएस को ऐसे यूज कर लेते हैं जल्दबाजी में कि प्राइस ऐसे ऐसे आ रहा है, प्राइस ने इस पीओई को टैप किया, फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दी इस पीओई को, तो अब वो बोलते हैं कि ये यहाँ पे एमएसएस हो गया। बट हमारा लॉजिक कहता है कि उसके लेफ्ट साइड का स्विंग ब्रेक होना चाहिए, हम इसे एमएसएस का नाम भी नहीं दे रहे, ओके। और उसके बाद जो ये पीवाई बनेगा, उस पीवाई को आपको मार्क करना है, वहां से एक रिजेक्शन कैंडल का वेट करना है और फिर क्या करना है, ट्रेड प्लेस कर देनी है। अब जो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा था, अब वो कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा। तो आपका रिस्क रिवार्ड भी ऑटोमेटिकली 2 से 8 हो सकता है, मतलब समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका और ज़्यादा स्मार्टली आप कैसे प्ले कर सकते हो। और ये आपका एक एंट्री पैटर्न मैंने आपको एक बता दिया कि क्या होना चाहिए। अ, पहला पहला एंट्री पैटर्न क्या है कि ये कोई पीवाई है, तो प्राइस क्या करे, इस पीवाई को टैप करे और अपने लेफ्ट साइड का स्विंग ब्रेक करे, यहाँ के किसी पीवाई पे आए, एक रिजेक्शन कैंडल दे, तो आप एक एंट्री ले सकते हो, ओके। तो ये हमारा पहला एंट्री पैटर्न हो गया। अब दूसरा एंट्री पैटर्न क्या है कि प्राइस, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसे डिलीट करके बता देता हूँ। ये डिलीट कर दिया मैंने। अब प्राइस क्या करे, या तो प्राइस ऐसे आए, ऐसे आए, इसको टैप करे, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दे, ओके। और अब वापस क्या करे, डिस्प्लेसमेंट तो दिया बट यहाँ पे जो पीआई था वहां पे कोई रिजेक्शन कैंडल ना देके, अरे यार, वापस से इस स्विंग को ब्रेक कर दे, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसने क्या कर दिया, एक्सटर्नल कर दिया। और उसके बाद एक पीआई बनाए, उस पीआई से ट्रेड रिजेक्शन कैंडल दे, तो आप यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हो, ओके। तो ये हमारा होगा दूसरा एंट्री पैटर्न। आप इसको रिपीट करके देख लेना, मैं इसको ज़्यादा अच्छे से शायद ना समझा पा रहा हूँ, बट देख लेना। और तीसरा एंट्री पैटर्न जो है वो कुछ ऐसा है कि इधर सॉरी, प्राइस आए, पीआई को टैप करे, डिस्प्लेसमेंट दे, एक्सटर्नल करे और फिर एमएसएस भी कर दे। ये बहुत तगड़ा एंट्री पैटर्न होता है कि
प्राइस एक्सटर्नल भी कर रहा है, उसके बाद लेफ्ट साइड का स्विंग भी ब्रेक कर रहा है, और फिर इस पीओआई से अगर आपको रिजेक्शन कैंडल मिल रही है और आप ट्रेड कर रहे हो, तो इस एंट्री पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाती है। फिलहाल ये सारे एंट्री पैटर्न्स जो तीनों के तीनों हैं, वो आप किसी भी पीओआई पे अगर देखने लग जाओगे तो हाँ, ये लगभग सब जगह या फिर हर पीओआई पे भी बन सकते हैं, बट आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी सारी चीजें? सॉरी, एक मिनट रुक जा भाई, मत जा मत जा मत जा मत जा, लोड छोड़। आपको टाइम अरेंजमेंट, आपको बायस देखने पड़ेंगे, आपको टाइम अरेंजमेंट अच्छे से देखना पड़ेगा, आपको टाइम अलाइनमेंट अच्छे से देखना पड़ेगा, फिर आती है एंट्री की बारी। फिर आप एंट्री उन तीन पैटर्न्स को देख के और एक्यूरेट बना सकते हो। लेकिन सिर्फ उनको ही देख के आप ट्रेड करने लग जाओ तो भाई, मैंने ऐसा बहुत किया है कि अगर एंट्री पैटर्न बनना है तो मतलब ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक काम ही करेगा। बट ऐसा नहीं होता भाई, अगर वो बायस के अगेंस्ट है, वो अलाइनमेंट के अगेंस्ट है, तो वो एंट्री पैटर्न कितना भी अच्छा बन जाए, वो ब्रेक हो ही जाएगा, वो लॉस करवाएगा ही करवाएगा। तो ये हो गया हमारे, ये तीन और चार टॉपिक्स हो गए। मैं यहाँ पे बायस लिख के नहीं रखा हूँ, बस चिल्ला रहा हूँ तो अलग बात है थोड़ा। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक्स की। एक बार अगर आप टाइम अरेंजमेंट समझ गए ना, तो आपको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक का यूज बहुत हेल्प करने वाला है, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना। तो एक बार मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। तो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो मैं यूरो यूएसडी पे चलते हैं। अरे रिलोड हो जा भाई, पता नहीं क्यों नखरे कर रहे हैं। हाँ, तो मान लो मैं, चलो मैं दिल्ली पे हूँ, तो कहाँ पे कहीं पे आ जाओ। चलो, ये एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। अब इस डेली का ऑर्डर ब्लॉक को आप किस किस टाइम फ्रेम में रिफाइन कर सकते हो? तो कोई भी आप ऑर्डर ब्लॉक अगर रिफाइन करना चाहते हो तो बस उससे सिर्फ एक टाइम फ्रेम आपको नीचे जाना है, उससे नीचे मत जाया करो। सिर्फ एक टाइम फ्रेम, तो डेली से एक नीचे कौन सा है? 4H है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? 4H में रिफाइन कर सकता हूँ, ओके। तो मैं क्या करूँगा, इसको 4H में रिफाइन कर लूँगा। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब 4H में रिफाइन कर लिया तो वो अपनी ट्रेड यहाँ से ले लेते हैं, और इस तरह से उनका ऑर्डर ब्लॉक का जो स्टॉप लॉस है, जो इतना बड़ा हो रहा था, अब वो इतना छोटा बचता है। बट मैं जब से फ्रैक्टल यूज करना स्टार्ट किया हूँ, या जब से मुझे ये समझाया है मेरे दोस्त ने, तो अब इसका यूज मैं कुछ ऐसे करता हूँ कि डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, इस पे डिस्प्लेसमेंट मुझे कौन से टाइम फ्रेम में देखनी रहती। एक बार मैं अगेन आपको चार्ट दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। कहाँ गया भाई? हाँ, अरे यार, ये डेली का पीओ है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमें 1H में देखनी है, ओके। अब हमने क्या किया, डेली को रिफाइन कर दिया 4H में। तो 4H की डिस्प्लेसमेंट हम किस में देख सकते हैं? 15 मिनट में। हम और स्मार्ट होते जा रहे हैं, ओके, मतलब और स्मार्टली प्ले करने का ट्राई कर रहे हैं। तो 4H का टाइम अलाइनमेंट, सॉरी टाइम अरेंजमेंट है 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट के लिए, ओके। तो हम वेट करेंगे, हम देखेंगे डेली के ऑर्डर ब्लॉक से ही अगर हमें 1H में डिस्प्लेसमेंट मिल रही है तो हम 1H में ट्रेड करेंगे, 1H के लास्ट पीओई से। तो हम देखते हैं, तो हमने देखा कि जब प्राइस ने डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया तो वो ऊपर ही जाता रहा, उसने कोई डाउन का सिग्नल नहीं दिया। और कहाँ पे आ गया? 4H के ऑर्डर ब्लॉक पे, जो है डेली के अंदर। तो हम इस डेली को हटा देंगे, अब हम 4H के टाइम अलाइनमेंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। 4H का टाइम अलाइनमेंट है 15 मिनट, तो अब हम 15 मिनट में देखते हैं। हाँ, खैर मिल गया। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, ये एक डिस्प्लेसमेंट मिला, ओके। कहाँ पे? ये हमारा हो गया MSS,
लेफ्ट साइड का स्विंग ब्रेक हुआ, उसके साथ हमें क्या मिल गया, एक ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें क्या मिल गई, एक रिजेक्शन कैंडल, ये वाली, या किसी को उस पर भरोसा नहीं हो रहा तो ये वाली। अब जो हमारा स्टॉप लॉस ये था, अब हम क्या कर सकते हैं, ये अब बहुत सारे लोग बोल सोचेंगे कि हम यहाँ पे रख सकते हैं, बट देखो भाई, 4H के ऑर्डर ब्लॉक के भी अंदर 1H या 30 मिनट के भी बचे हो सकते हैं, तो प्राइस नखरे कर सकता है। तो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है। अगर स्विंग पास में है और आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, तो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एसएल रखने का जरूरत नहीं रहता है, क्योंकि एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में। तो आपको इस स्विंग पे स्टॉप लॉस रखना है और थोड़ा सा बफर दे देना है 1 पॉइंट 2 पॉइंट का, ताकि अगर प्राइस इस स्विंग की भी लिक्विडिटी लेने आए तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। और उस तरह से आपको अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके और अपनी ट्रेड प्लेस कर लेनी है, और फिर आपको आराम से आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। मतलब जहाँ पे आप डेली के हिसाब से इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक कर रहे थे, 4H के हिसाब से इतना बड़ा कर रहे थे, वहीं 15 मिनट के हिसाब से उसका भी आधा लगभग कर देंगे। ओके, तो ये आप को मैंने समझा दिया कि क्या समझा रहा था। सॉरी, मैं भूल गया, 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, ये मैंने आपको समझा दिया कि हम रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक्स का और किस तरह से यूज कर सकते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया तो ये इसे बैक कर करके एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं और इसे खत्म करते हैं। मैं भी बहुत थक चुका हूँ बोलते बोलते। तो और मुझे पता भी नहीं है सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी कि नहीं। तो हम ट्राई करते हैं ये लास्ट टॉपिक और फिर बंद करते हैं। तो टॉप 3 पीओआई जोन्स जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला, चलो डेली से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक्स, हमेशा नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक्स यूज करता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे वीक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से मतलब नहीं रहता। मुझे मतलब रहता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट से, या मेरे एंट्री पैटर्न से, या मेरे टाइम अलाइनमेंट से। ओके, और तो मैं ये ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करता हूँ। और अगर इन नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक्स को वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, फर्क नहीं पड़ता, उनको आप टाइम अलाइनमेंट के हिसाब से, टाइम अरेंजमेंट के हिसाब से यूज कर रहे हो, तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। तो एक तो यही हो गया। अब मैं ये टॉप 3 में बताओ, सॉरी, टॉप 3 में मैं एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक जो सबको पता है वो क्यों रख रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए रखा हूँ क्योंकि अगर आपने टाइम अलाइनमेंट और टाइम अरेंजमेंट जैसा मैं समझाया वो समझ में आ गया आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक्स की भी वैल्यू कितनी ज़्यादा रहती है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला जोन। दूसरा जो जोन रहता है वो मैं मार्क करता हूँ मिटिगेशंस। ये जो मिटिगेशन, अब मिटिगेशन कैसे मार्क किया जाता है, तो देखो, मिटिगेशन के लिए हमें देखना होता है स्विंग, और स्विंग का वो कैंडल जिसने स्विंग बनाया है, तो स्विंग बनाया किसने, इस कैंडल ने, तो इस पूरी कैंडल को मार्क करना होता है ऐसे। और अगर ये स्विंग किसी एफवीजी या किसी पीआई को ओवरलैप कर रहा है, तो हमें सिर्फ इस स्विंग को लेना होता है, या फिर उस स्विंग के ऊपर जो पीआई आ रहा है। जैसा कि अगर आपको पता होगा हिप्पो, तो जो 2 कैंडल्स का जॉइंट रहता है उसे हिप्पो बोलते हैं। तो ये किसके ओवरलैप में आ रहा है, इस स्विंग के, इस मिटिगेशन के ओवरलैप में आ रहा है। मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। तो ये मेरे लिए हो गया एक मिटिगेशन का पीओआई। और अगर ये ओवरलैप ना कर रहा होता तो मैं क्या करता, इस पूरी कैंडल को मार्क करता, और फिर इसका 50% का जो एरिया है ये मेरे लिए बहुत मायने रखता। ये मेरे लिए मिटिगेशन पीओआई का काम करता। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा जोन।
अब जो तीसरा जोन है वो स्विंग से जो ओवरलैप एफबीजीज रहती हैं उनको लेके है, तो वो अगर मुझे कहीं पे दिखती है तो मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पे तो दिख जाओ। हाँ, देखो, अब मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये एक स्विंग है, इसके ओवरलैप में ये एफबीजी है, तो वो ऐसा मार्क कर लेते हैं कि ये स्विंग का एरिया और जितना एफबीजी ओवरलैप है वो। पर क्या होता है कि जब भी कोई स्विंग किसी एफबीजी को ओवरलैप करता है तो उस पूरी एफबीजी के अंदर जान आ जाती है। हाफ एफबीजी या सिर्फ ओवरलैप के एफबीजी का पार्ट नहीं भाई, पूरी एफबीजी स्ट्रांग हो जाती है और वो ऑर्डर ब्लॉक से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ओके, तो हमें हमेशा स्विंग का जब ओवरलैप एफबीजी मिले तो उस पूरी एफबीजी को मार्क करना है और उसके अंदर एंट्री डिस्प्लेसमेंट और एंट्री पैटर्न्स के हिसाब से कर लेंगे। ओके, तो ये तीनों जोन्स हो गए जो मैं यूज करता हूँ और इनके अलावा फ़िलहाल तो कोई यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे देखना है कि कुछ वक्त तक मैं भी यही मार्क कर रहा था कि हाँ, ये इतना पार्ट इसके साथ ओवरलैप है तो यही वर्क करता है। बट धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ नहीं भाई, ये पूरी एफवीजी ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब इसमें मुझे संभल के रहना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट देखनी पड़ती है और कभी कभी एसएल भी लग सकते हैं, बट ठीक है, इसे ट्राई करना पड़ता है। अब देखो, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ये कैंडल हाई लगा रही है तो मैं क्या करूँगा, ये पूरी कैंडल मार्क करूँगा। ओके, और फिर इसका जो 50% का एरिया रहेगा वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब प्राइस यहाँ पे आए तो ठीक है, नहीं आए एक दो पॉइंट के को लेके अगर वो क्या बोलते हैं नखरे कर रहा है तो आप चढ़ सकते हो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी देख के। बट मैं इस जोन पे ज़्यादा डिपेंड रहता हूँ कि हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये उसका एफबीजी, ये 50% का एरिया, तो ये मेरे लिए जोन पूरा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, वो बाद में भी अच्छा खासा काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई टाइम अलाइनमेंट, टाइम अरेंजमेंट वगैरह को लेके। सॉरी, नॉइस आ रही होगी, सॉरी। तो फाइनली हमने बायस समझ लिए, हमने अरेंजमेंट समझ लिया, अलाइनमेंट समझ लिया, एंट्री पैटर्न समझ लिए और रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक का यूज समझ लिया, टॉप 3 पीओआई जोन्स समझ लिए। तो अभी के लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिलहाल हम अपनी ट्रेड्स भी देख लेते हैं यार, कुछ हो, हो रहा है कि नहीं। तो अभी भी गोल्ड कुछ कर नहीं रहा, मतलब पुल बैक का ट्राई नहीं कर रहा है, तो देखेंगे, मिलेगा तो मैं देखूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका रिजल्ट्स, इसके रिजल्ट्स आपको बता दूंगा। अब देखो, मैं 5 मिनट में हूँ, मेरा एंट्री का सेटअप कब बनेगा? अगर यहाँ से एक पीओआई बन जाए तो मैं नहीं कूदने वाला भाई, मैं वेट करूंगा ये स्विंग ब्रेक होने का। ये स्विंग ब्रेक होने का मतलब ही यही है कि जो लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं उनके सेल हंट हुए हैं भाई, अब तक के जो सेल कर रहे थे उनके हंट हुए। अब अब उसके हंटिंग स्टार्ट हो गई जो बाय कर रहा था, तो मतलब अब ये लोग पैनिक होने लगेंगे थोड़ा सा और प्राइस में इंडिकेट करने लगेगा कि हाँ, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, उनमें भी जो मतलब ट्रेड कर रहे हैं भाई सेलर्स। सिंपल भाषा में बोलूँ तो ज़्यादा प्रोफेशनल बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपने नॉलेज को रिफाइन करते चलना है। ओके, ज़्यादा प्रोफेशनलिटी किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो हाँ, तो फिलहाल मैं चलता हूँ। हो सकता है ये वीडियो मैं कब अपलोड करूँ इसका कुछ कह नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो भाई, ये इतना गिर गया? भाई कब गिर गया, मैं कहाँ देख रहा था भाई? इसने डिस्प्लेसमेंट भी दे दी है, तो वो अटक चुका था उसकी डिस्प्लेसमेंट दे दी है। अब देखो, अगर ये स्विंग ब्रेक होता है और प्राइस मुझे इस प्राइस से एंट्री देता है तो मैं ट्रेड ले लूंगा, कहाँ तक के लिए, इस जोन तक के लिए। और अगर नहीं मिलती तो फिर जाने दो क्योंकि ये पुल बैक की एंट्री है, मैं पुल बैक कैप्चर करने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ से नहीं मिली तो मैं यहाँ से पूरा कंटिन्यूसन कैप्चर करने का ट्राई करूँगा, फिर यहाँ तक। तो फिलहाल चलो, ओके, फिर बाद में मिलते हैं। बाय बाय।